नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर सेवन में दोस्तों। और आज हमारा विषय है फिजिक्स के दोस्तों। 50 क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। ये सभी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से कि लंबी दूरियों को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो लंबी दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है दोस्तों। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। तो भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गति के नियम का प्रतिपादन दोस्तों सभी को ज्ञात होगा किसने किया। तो गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था दोस्तों, याद रखना। न्यूटन ने ही किया था। न्यूटन ने सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन कौन सी पुस्तक में किया था। जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक क्या नाम है जिसमें कि गति के प्रतिपादन का नियम का उल्लेख किया उन्होंने। तो वो उस पुस्तक का नाम दोस्तों प्रिंसिपिया 1687 में पब्लिश हुई थी, याद रखना दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन कौन सा दोस्तों। पृथ्वी के लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है। जो पृथ्वी है उसके लिए प्लाइन वेग का मान कितना होता है दोस्तों। तो उसके लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। जो पृथ्वी का प्लाइन वेग का मान होता है ना दोस्तों, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है, याद रखना। और ये जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दोस्तों बैरोमीटर के हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर जाता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। तो आंधी आने की संभावना होती है दोस्तों। अभी ये गौर करना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना इन क्वेश्चन में। जो बैरोमीटर का पाठ्यांक है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता रहा है तो किस चीज़ की संभावना होती है। तो वर्षा होने की, याद रखना दोस्तों। अगर एकाएक गिरे तो क्या होता है, आंधी आएगी। अगर धीरे धीरे नीचे गिरे तो क्या होगा दोस्तों, वर्षा होने की संभावना, याद रखना दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन बैरोमीटर का ही है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किस चीज़ की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा दोस्तों, तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है उस दिन। जो एकाएक गिरता है तो आंधी आएगी दोस्तों। अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होगी दोस्तों। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहेगा दोस्तों, याद रखना। ये 4 क्वेश्चन बैरोमीटर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, घटता या बढ़ता दोस्तों। तो ये बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखना, ये दाब बढ़ जाता है। आपेक्षित घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि आपेक्षित घनत्व को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो उसका नाम दोस्तों हाइड्रोमीटर है, याद रखना। और सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व कैसा होता है। सामान्य जल का घनत्व ज़्यादा होगा या समुद्री जल का दोस्तों घनत्व ज़्यादा होगा। तो समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, याद रखना दोस्तों। जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है, याद रखो दोस्तों। ये हम जनरली देखते भी हैं कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसका कितना हिस्सा पानी के अंदर रहता है और कितना बाहर रहता है। तो दोस्तों उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, याद रखना दोस्तों, बाकी अंदर रहेगा पूरा। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है। जो दूध है दोस्तों उसकी शुद्धता, उसकी प्योरिटी हम किसके माध्यम से चेक करते हैं। तो उसको लेक्टोमीटर बोलते हैं दोस्तों, याद रखना। लेक्टोमीटर हिंदी में से दुग्ध मापी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, लालटेन और लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है। जो लालटेन और लैंप है दोस्तों उसमें किस कारण से उनके ऊपर तेल ऊपर चढ़ता है। तो उसके है दोस्तों कैसियतों के कारण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, पतली सुई किस कारण से पानी पर तैरती है। जो दोस्तों सुई होती है वो किस कारण से पानी पर तैरती है, याद रखना दोस्तों। तो उसका रीजन है दोस्तों पृष्ठीय तनाव कारण। मैंने आपके प्रीवियस पुराने वीडियो में भी पृष्ठीय तनाव के कुछ एग्जांपल दिए थे दोस्तों। जैसे कि पानी की बूंदें हैं, वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण होती है दोस्तों। जो अपना बॉल पेन है वो भी पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखना दोस्तों। जो विद्युतीय तरंगें हैं वो किस प्रकार की बनी होती है दोस्तों। जो अपनी विद्युत तरंगें होती है किस प्रकार की बनी होती है दोस्तों। तो वो फोटोन की बनी होती है, याद रखना। उनका होता है किसकी बनी होती है दोस्तों, फोटोन की। एक्स रे किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। जो एक्स रे किरणें दोस्तों उनकी खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, याद रखना। तो उनकी खोज रोंजा ने की थी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे दोस्तों। और गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। एक्स गामा याद है दोस्तों आपको। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों। तो गामा किरणों की खोज बेकुरल ने की थी दोस्तों। और पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों।
पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज रीटर ने की थी, याद रखना दोस्तों। पराबैंगनी किरणें, रीटर, गामा किरणें, बेकुरल, एक्सरे किरणें, रोंजन, ये सब याद रखना दोस्तों आप लोग। जब हम कितने आवर्त की ध्वनि सुन सकते हैं दोस्तों? जब हमारी ध्वनि सुनने की कितनी क्षमता दोस्तों? तो वह है दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि हम अपने कानों से सुन सकते हैं दोस्तों। समुद्र की गहराई मापने के लिए किन तरंग का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, कि समुद्र की गहराई है जो मापने के लिए किन तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उनका नाम है दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का। और दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? जो ध्वनि की चाल होती है दोस्तों वो द्रव में होती है, ठोस में होती है, सबसे ज़्यादा किस में होती है दोस्तों? तो होती है दोस्तों ठोस में सबसे अधिक होती है दोस्तों, याद रखना। ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों ठोस पदार्थ है उसमें ध्वनि की चाल कितनी होती है बताइए दोस्तों? तो उसमें दोस्तों 5130 मीटर प्रति सेकंड लगभग है दोस्तों, याद रखना ये लगभग है दोस्तों, लमसम। और ध्वनि की चाल में दाब घटाने या बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? अगर जैसे ध्वनि की चाल में दाब बढ़ाने या घटाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना दोस्तों उसमें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि की चाल में दाब बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? अभी पिछला क्वेश्चन में देखा था, जो ध्वनि की चाल है मैं उसमें ताप बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है दोस्तों उससे। और प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? अगर हम प्रतिध्वनि को सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो कम से कम वो 17 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, याद रखना। मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए। हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितनी देर तक रहता है दोस्तों? जो हमारे कान है जो किसी भी चीज़ को सुनते हैं तो उसका प्रभाव कितनी देर तक रहता है दोस्तों? तो 1/10 सेकेंड तक दोस्तों उसका असर हमारे कानों में गूंजता रहता है। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक वो कितना क्या होता है दोस्तों? तो उसको बोलते हैं जूल, याद रखना सर। मात्रक हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों, कोई ना कोई मात्रक हमेशा पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 20, परम शून्य तापमान कितना होता है दोस्तों? जो परम शून्य तापमान है वो कितना होता है? तो होता है दोस्तों -273.15 डिग्री सेल्सियस, याद रखना दोस्तों। डाटा है दोस्तों, इनको रटना पड़ेगा आपको। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, जल का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? जल का घनत्व सबसे अधिक कितने डिग्री टेम्परेचर पे होता है दोस्तों? जल का कितना तापमान होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का सबसे अधिक घनत्व होता है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी को गर्म करने पर उसका आयतन घटेगा या बढ़ेगा? अगर कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे पानी को हम गर्म करते हैं तो उसका दोस्तों आयतन घटेगा या बढ़ेगा? तो उसका दोस्तों आयतन घटेगा, हमेशा याद रखना। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? जो प्रकाश है दोस्तों उसके वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? कौन से वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? तो उसका नाम दोस्तों रोमर, याद रखना, रोमर ने की थी दोस्तों। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है दोस्तों? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है बताइए दोस्तों? तो ये वायु तथा निर्वात में सबसे अधिक होती है प्रकाश की चाल, सीधा आता दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो दोस्तों 8 मिनट और 19 सेकंड में सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है दोस्तों, याद रखना। चंद्रमा से पृथ्वी तक परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है दोस्तों? अभी धरती से सूर्य का हमने देख लिया, अब चंद्रमा से पृथ्वी तक परावर्तित प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो मात्र दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा हमारे नज़दीक है सूर्य से, तो 1.28 सेकंड केवल इतना टाइम लगता है दोस्तों। और किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो बैंगनी रंग का, याद रखना। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का। सबसे अधिक बैंगनी रंग का दोस्तों और सबसे कम लाल रंग का। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों? ये दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। और गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों? जो गाड़ी की हेडलाइट है 4 व्हीलर, उसमें जो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों?
तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? जो गाड़ी के पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों उत्तल दर्पण। अभी हेडलाइट का देखा, अभी ये देख लिया दोस्तों कि जो हमारे साइड मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? वो दोस्तों उत्तल दर्पण होते हैं, जो हमें पीछे की गाड़ियाँ आती हुई दिखती दोस्तों, याद रखना। हीरे का चमकना किस प्रकार का परावर्तन है? जो हीरा दोस्तों चमकता है वो किस प्रकार का परावर्तन है? तो दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, याद रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है दोस्तों? जो प्रिज्म में सबसे अधिक दोस्तों बैंगनी रंग का होता है, उसका जो विक्षेपण है वो बैंगनी रंग का होता है दोस्तों, याद रखना। प्रिज्म में किस रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का दोस्तों। पहले भी अभी क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, उसमें सबसे अधिक बैंगनी रंग था, उसमें दूसरे में सब लाल रंग था दोस्तों सबसे कम। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक पहले भी मैंने जीके का जो 1 लाइनर क्वेश्चन बताए थे उसमें भी इन तीनों कलर का जिक्र किया था। जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों, जो प्राकृतिक रंग होते हैं, वो लाल, हरा व नीला, ये 3 कलर दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती दोस्तों? जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती दोस्तों? तो उसकी होती दोस्तों 25 सेंटीमीटर, याद रखना दोस्तों। जनरल साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों? अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसका हम कौन सा लेंस लगाएंगे दोस्तों, याद रखना। तो उसका अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। 48 क्वेश्चन नंबर, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जो दूरदृष्टि होगा दोस्तों तो हम कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का। अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो हम कौन से का प्रयोग करेंगे दोस्तों? अवतल लेंस का, याद रखना दोस्तों, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूरदृष्टि में उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम डिफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, याद रखना दोस्तों। दूरदृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष में दोस्तों अवतल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, और जरा दृष्टि दोष में हम डिफॉक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है दोस्तों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो ये जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों वह चांदी होती है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। ये केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन है दोस्तों, 50 1 लाइन क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे चैनल सुपर 7 को दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।